हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10th में फिर से मैं लेके आई हूँ मास्टर वीडियो इकोनॉमिक्स की सारे। इससे आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। इससे पहले मैंने मैप के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, ठीक है, वहाँ से नंबर आपके सिक्योर होंगे। हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो है, उसके बाद ज्योग्राफी का और सिविक्स का, इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इकोनॉमिक्स के। और मैंने आपसे एमसीक्यू के लिए बोला था, तो सॉरी उसके लिए थोड़ा टाइम शॉर्टेज हो गया, पर मैं आपको जितना हो सकेगा ओरली आपको बोलती जाऊँगी, आप थोड़ा सा याद कर लेना उसको अच्छे से, ठीक है। और आप सारे पढ़ लेना एमसीक्यू, बाकी मैं जो मेन होता है, मेन क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको यहीं पे ओरली याद करवा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना, टू द पॉइंट बात होगी, एक भी इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। आपका मतलब एक तरह से रिवीजन ही होगा, सुपर फास्ट नॉन स्टॉप, जैसे मैंने पहले करवाया था, ऐसे इस तरह से सारे चैप्टर इकोनॉमिक्स से कवर करेंगे। इसमें वन लाइनर एमसीक्यू सारा आपको यहीं पे याद करा दूंगी, बाकी शॉर्ट लॉन्ग आप थोड़ा सा वहाँ पे वर्ड करके पढ़ लेना, जो हार्ड होगा मैं आपको यहीं पे डिफाइन कर दूंगी। तो फटाफट देख लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मास्टर वीडियो। राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय, बहुत ही कम टाइम इसको फिनिश करेंगे। तो जिस प्रकार किसी उत्पादन की एक इकाई की वास्तविक उत्पत्ति का अनुमान प्रतिवर्ष लगाते हैं, ठीक है, कि इस वर्ष इतने आय इसने इनकम किया, इतना ये किया, तो आप क्या करेंगे इसमें कि एक राष्ट्र की समस्त उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति क्या मतलब, समस्त व्यक्तियों की उत्पत्ति का योग का अनुमान लगाया जाता है कि किसने कितनी कमाई की। ये संपूर्ण ही उत्पत्ति उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। किसी एक राष्ट्र की समस्त उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है, यही संपूर्ण उत्पत्ति उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कहलाती है। ये डेफिनेशन होगी। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि यहाँ पे साक्षरता बहुत अधिक है। क्वेश्चन पूछा था किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है, तो वो केरल में ही है, ठीक है, अन्य राज्यों की अपेक्षा। बस यही इसका मेन रीजन है कि जहाँ पे लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रहती है, ठीक है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या, पहले डेफिनेशन सुन लो, उसके बाद मैं आपको राज्य बताऊंगी। तो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से अगर भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय फॉर्मूला क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर लिखेंगे आप राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय, और अपॉन यहाँ पे आय लिख लेना जनसंख्या। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर आपके प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे निकल आएगी, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आयु कहा जाता है, औसत आय, आयु नहीं सॉरी, औसत आय, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य में, तो एक तो गोवा में और एक हरियाणा में, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लेना है, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन, और राज्य में मैंने आपको बता दिया। यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि औसत आय किसे कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो मैंने आपको बताया गोवा हरियाणा। एक क्वेश्चन आता है विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मापदंड या कारक है, तो साक्षरता दर भी प्रभावित करती है, स्वास्थ्य भी करता है, प्रति व्यक्ति आय भी करती है, सभी आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद कर लेने हैं। पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो वह श्रीलंका। पर अभी के फिलहाल में श्रीलंका आप देख सकते हैं कितना भुखमरी के कगार पे खड़ा है, वहाँ पे कितनी सारा कॉस्टली सब चीज़ चल रही है, अभी ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो श्रीलंका में अब ज़्यादा हालत ख़राब है, पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमको चुन लेना है जो पहले का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और भारत में कितने राज्य हैं, 28, केंद्र शासित भी कितने, 8। इसको आप अच्छे से करना। कुछ बच्चों को अभी भी रहता कि 29 है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कितना हो गया था, 3rd तक। ये आपको शॉर्ट में पढ़ लेना। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अगर किसी का लालच जाएगा तो कहाँ से पूरा होगा, उसकी तो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इस पर आपको लिखना है। एक क्वेश्चन आता है धारणीयता, ठीक है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता का मतलब होता है विकास का वह स्तर जहाँ से हमने प्राप्त किया कि पीढ़ी के लिए क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब, उससे होने वाले दुष्परिणाम क्या होंगे, ठीक है, भलाइयाँ क्या होंगी। उसके बाद ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बताने और सूची बनाइए जो आपने आसपास में देखी हो, पर्यावरण में गिरावट होने की सूची बनानी है, ठीक है। ये हो जाएगा, पढ़ लेना इसको, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है, ठीक है। ये इसी तरह से एक पढ़ लेना आप इसको। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में भी आ गया, ये मौसमी बेरोजगारी बहुत पूछी जाती है, इसका आप 1 लाइन में सुन लो। इसमें क्या कहते हैं, इसका अर्थ मतलब इसको
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार क्यों कहा गया? तो इसलिए कहा गया कि इसमें उन सभी लोगों को जो काम करने के योग्य हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत है, तो सरकार द्वारा वर्ष 100 दिन का वहाँ पे रोजगार देने की गारंटी है। कितने दिन की? 100 दिन की। ये पूछा था रोजगार कितने दिन का? 100 दिन का। तो ठीक है, इसीलिए इसे काम का अधिकार कहा गया है। जो लोग योग्य हैं करने के में सक्षम है, उन्हीं को ये दिया जाता है। मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी को कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या है? एक वर्ष में कुछ महीनों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, एक वर्ष में कुछ महीने मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तब उसे बोलते हैं मौसमी। कि मौसम आया, सीजन आया तो हमारा मतलब चल गया, नहीं आया तो बैठे हैं, ये हो गई। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? मैं आपको यही बता, छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे रहते हैं तो उसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न, इस तरह से लिखा आएगा, बेरोजगारी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। ये दोनों क्लियर कर दी। उसके बाद संगठित क्षेत्र की डेफिनेशन इसने पूछी, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? जहाँ रोजगार की अवधि नियमित हो। इसमें डेफिनेशन और अंतर बहुत पूछे जाते हैं, संगठित और असंगठित। आपको क्लियर कर दूंगी मैं दोनों ही। देखो, इसमें क्या होता है कि रोजगार की अवधि नियमित होती है, कार्य सुनिश्चित होता है कि कितने घंटे तक करना है, ठीक है, मासिक तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, और एक्स्ट्रा भी बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, जो प्लान होते हैं, स्कीम होते हैं, ये सब मिलता है। असंगठित में क्या होता है कि कोई भी रोजगार जो नियमित नहीं होता, कभी भी इस कर्मचारी को हटाया जा सकता है। ठीक है, कार्य करने के घंटे निश्चित नहीं होते और दैनिक सैलरी मिलती है। ठीक है, ये सब इसका उल्टा कर लेना आप, लॉन्ग में कई बार पूछा गया है, अच्छे से इसको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विकास की प्रारंभिक अवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो कौन सा क्षेत्र है? वो प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें आपका डेयरी आ जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? डेयरी आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, और ये देखो यहाँ पे आ गया। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन क्या होता है? प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसमें कृषि, डेयरी, एग्जाम्पल पूछ लेता है कौन से किस में आता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं? ये 3 क्षेत्रों में उत्पाद, जो 3 क्षेत्र होते हैं ना हमारे, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, इसमें उत्पाद में कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। तीनों का, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक का। ठीक है, द्वितीयक में आपका सूती कपड़े, उनको बुनना, सूत काटना, कपड़ों को बुनना, ये सब द्वितीयक में आता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? इन दोनों पे, प्राथमिक और द्वितीयक में, सब दोनों इसी पे डिपेंड है, तृतीयक पे। ठीक है, परिवहन वगैरह सारे इसी में आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोग जहाँ पे काम कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। फिर आपका ये शॉर्ट में है कि आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या करनी है इसमें, तीनों ही इंपॉर्टेंट है ये, इनके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर शहरी क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसको आप लिख देंगे, सिंपल है ये तो बहुत। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में वृद्धि कैसे करेंगे आप? शहरों में क्या होता है? कुटीर और लघु बड़े पैमाने पर नए नए उद्योग स्थापित होने चाहिए, सस्ते ब्याजों पर बैंक से ऋण देना चाहिए। शहरों में बड़ी संख्या में क्या होता है? निर्माण कराया जाना चाहिए, जैसे सड़कों का, पार्कों का, पुलों का, इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। ये इसके लॉन्ग हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ लेने हैं। प्राथमिक क्षेत्र में मैंने आपको बता ही दिया, डेयरी, कृषि, मत्स्य आता है। इसके ऑब्जेक्टिव सुन लो अब जरा। और उद्योग में किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है उद्योगों को? उद्योग भी आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। उद्योग किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन आपको बताया था अभी, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है प्राकृतिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जैसे आप बताया था अभी डेयरी। ठीक है, दूसरा आता है उत्पादन का साधन है पूंजी। और एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, अभी इससे जो बताया जिसमें 100 दिन का रोजगार था। ठीक है, ये हो गए सारे ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग हो गए आपके। इस चैप्टर में आपको संगठित असंगठित आपको अच्छे से याद करना भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, संगठित में हर चीज़ नियमित रूप से चलती है, असंगठित में कुछ भी नियम फॉलो नहीं होते हैं, ना ही शर्तें होती हैं ढंग से। ये सारे अंतर आपको पढ़ लेने अच्छे से। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। ये इसी चैप्टर का जो है ना आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अब चैप्टर 2 देख लेते हैं। विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध का मुख्यतः क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, तो
तो देशों में क्या होता है, उत्पादक में विदेशी प्रतिस्पर्धा को संरक्षण प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश के जो उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना। स्पर्धाएं चलती रहना आपस में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995। यहाँ से ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव आपके एमसीक्यू भी क्लियर होते जाएंगे जो मेन है। 1 जनवरी 1995 में हुई थी, मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, वस्तुओं के उत्पादन व्यापार का प्रसार करना, मतलब क्षेत्रों में बढ़ाना, उनके पर्यावरण का संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा करना, सेवाओं में उत्पादन देना, ठीक है, ये सब आप लिख देंगे, व्यापार का प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी, ये 1991 में की थी, 1991 में। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें वही है, सरकार द्वारा विदेशी व्यापार से अवरोध या प्रतिबंध, आप ऐसे लिखेंगे, सरकार द्वारा विदेशी व्यापार से प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को विदेशी व्यापार कहते हैं। अच्छा, विदेशी व्यापार होता क्या है, दो देशों के मध्य, ठीक है, दो देशों के मध्य वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, तो वो कहलाता है विदेशी व्यापार। देखो यहाँ पे संगठन का उद्देश्य फिर से आ गया है, वही है, व्यापार को उदार बनाना है, ये सब आप बना के लिख सकते हैं, इससे ऊपर पहले बताया था। क्या वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद, वैश्वीकरण आप अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सभी के लिए लाभप्रद नहीं होता, ये कुछ लोगों के लिए हानिकारक कैसे होता है, जो लोग अमीर होते हैं वो तो इसमें मतलब अच्छा कर जाते हैं, लाभ मिल जाता है, पर जो लोग गरीब होते हैं समय उन पे हानिकारक इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्याय संगत वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि न्याय संगत क्या होगा, सभी के लिए अवसर प्रदान करता है ये, और ये भी सुनिश्चित करता है कि जो वैश्वीकरण है सभी लाभ है सभी वर्गों को पहुंचे, ऐसा नहीं कि केवल अमीर लोगों को ही फायदा हो, सबको होना चाहिए, तो ये इसलिए आवश्यक है, ठीक है। सरकारी नीति की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण हो, ऐसी होनी चाहिए नीति, सबका हित होना चाहिए, कोई भी वर्ग का इंसान हो, ठीक है। अवरोध का मतलब वही प्रतिबंध लाने क्या कारण थे, इनको क्यों हटाना चाहती है, आप शॉर्ट इसमें लिख लेंगे। श्रम कानून लचीलापन कंपनी में कैसे मदद करेगा, विश्व व्यापार संगठन का मतलब क्या है, विश्व व्यापार संगठन आप याद रखना जिनेवा मुख्यालय, और 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। वैश्वीकरण इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन ही है आपका, ये रहा आपका वैश्वीकरण इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको जरूर पढ़ लेना। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के कोई 3 उपाय, देखो वैश्वीकरण आप देख सकते हैं कितनी बार आया है। इसमें क्या होता है, अलग अलग देशों के बीच परस्पर संबंध, ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया को दिखाया जाता है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कुछ लोगों को लाभ होता है, कुछ लोगों को हानि होती है। जो अमीर लोग होते हैं उन्हें लाभ हो जाता है, जो गरीब होते हैं वो पूरी तरह से उन्हें हानि होती है, और उनका जो क्या होता है व्यापार में बहुत ही नुकसान हो जाता है। उपभोक्ता नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा आता है, ठीक है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं जो वस्तु को बाजार से खरीद कर लाता है और उस वस्तु का उपयोग करता है, खरीद कर लाया उसका उपयोग किया, तो वो क्या कहलाया, उपभोक्ता कहलाया, ठीक है। एक उत्पादक का क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य ये होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। उपभोक्ताओं की बाजार में भागीदारी कब होती है, भागीदारी तब होगी जब वो अपनी आवश्यकता के लिए आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदता है, ठीक है। सूचना के अधिकार का एक लाभ लिखना है इसमें, RTI, ठीक है। कोई भी नागरिक सरकारी विभागों के कार्यकलापों को सभी सूचनाएं पाने का अधिकार रखता है, ये होता है सूचना का अधिकार। कोई भी नागरिक को जो भी सरकारी विभाग के कार्यकलाप होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी सूचना पाने का अधिकार रखता है। MCQ में इसमें क्वेश्चन याद रखना कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस पूछे, ठीक है, तो 24 दिसंबर, और मानव अधिकार दिवस कब आता है, 10 दिसंबर, और विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, 5 जून। ये आपको याद होने चाहिए। भारत में जनगणना कब होती है, 10 वर्ष के बाद, ये भी याद कर लेना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोले,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोले तो आप 1986 करेंगे, ध्यान रखना। दिवस बोले तो आप क्या करेंगे, 24 दिसंबर। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आए तो 1986, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, याद रखना। ये इसके हो गए। बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस रूप में होता है, मतलब कोई चीज़ बाजार से खरीदना चाहता है तो इसका शोषण कैसे होता है। इसमें ये होता है, इसका मतलब ये है कि मांगे गए वजन से कम वजन तौलते हैं। कुछ लोग देखते हैं ना, अपना शॉपकीपर चालाक होते हैं। इसके अतिरिक्त वे उन शुल्कों को भी जोड़ लेते हैं जिसका वर्णन पहले से नहीं किया जाता है, वस्तुओं में मिलावट करके देते हैं। इसीलिए तो उनका शोषण होता है उपभोक्ता का। मिलावटी चीज़ मिल जाती है, चीज़ ज़्यादा से मतलब होती है उससे कम तौलते हैं, ये सब इस वजह से उपभोक्ता का शोषण इस रूप में होता है, ठीक है। मिलावटी चीज़ें मिलना, शुल्कों को कभी भी जोड़ देते हैं, बताते नहीं हैं, ये सब आप लिख देंगे। एसटी में क्या होता है, आपको वर्ड पकड़ना होता है, बस आराम से आप लिख सकते हैं इसको। बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, पढ़ लेना इसको शॉर्ट में। उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणियाँ आप याद कर लेना। कोपरा 1986 अभी आपको बताया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये वाला संरक्षण अधिनियम बनाया जाता है। कोपरा क्या था कि 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं ना, 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया था। ये अधिनियम ही कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ISI, ये आप कर लेना इसको। ये तो आपको बता ही दिया। ISI क्या होता है, इसी को एग मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी में एग मार्क लिखा जाएगा, इंग्लिश में ऐसे एग मार्क, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, आई से है आपका इंडियन एसे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है कि भारत सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसा करती है। इसमें क्या होता है, जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद उत्पादन संस्थान, जहाँ पे ये चीज़ें बनती है, प्रोडक्ट कहीं भी बनते हो, तो वहाँ पे जांच पड़ताल होने के बाद अगर वहाँ पर कोई भी कमी नहीं होती, जो भी चीज़ बनाई गई है वो एकदम शुद्ध प्योर बनी होती है, तो वहाँ पर ये चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी जाती है, एग मार्क। इससे होता है कि ये प्योर शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म, इस एग मार्क भी कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ISO भी इसी तरह से होता है। ISO की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 23 फरवरी 1947 को इसका गठन हुआ था, 23 फरवरी 1947 को, ठीक है। ये आप पढ़ लेना इसको। उपभोक्ता आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें क्या होता है, आंदोलन में विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की जाती है। उपभोक्ता क्या करते हैं, इसमें आंदोलन में उपभोक्ता को मार्गदर्शन किया जाता है, अदालत में मुकदमा वगैरह दर्ज कराए जाते हैं। बहुत से अवसरों पर अदालत में क्या होता है, उपभोक्ता का प्रतिनिधि भी किया जाता है, जागरूकता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है, सहयोग भी प्राप्त किया जाता है, ये सब आते हैं इसमें, आप लिख देना। तो इस तरह से सिविक्स के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। MCQ जो मेन थे वो आपको करवा दिए, बाकी और आप पढ़ लेना बुक से, आपको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। इसमें विकास, ये सब चैप्टर, उपभोक्ता वाला इंपॉर्टेंट है, वैश्विक इंपॉर्टेंट है, सारे बता ही दिए। तो अच्छे से अपना बेस्ट दे के आना 100%, और क्वेश्चन छोड़ के एक भी नहीं आएंगे आप, उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी यार आपको लिख के जरूर आना, ठीक है, आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।